हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में लास्ट क्लास में सीखा कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। तो व्हाट वाज ड्राफ्टिंग? इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स इन राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है। कन्वेंसिंग में क्या सीखा हमने कि किसी भी एसेट इधर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, उसमें कोई भी इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कन्वेंसिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम सीख रहे हैं दैट इज व्हाट? डॉक्यूमेंट। ये वर्ड बहुत ही जनरल टर्म है, हमने कई बार सुना है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने हैं, है ना, कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट एक्चुअल मीन्स? जिस पे कोई इंफॉर्मेशन है। ओके किस पे इंफॉर्मेशन हो सकती है? या तो किसी पेपर पे हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, या फिर स्टोन एंड मेटल्स पे भी हो सकती है ना। पहले पुराने ज़माने में पेपर नहीं चलते थे तो क्या चलता था? स्टोन एंड मेटल्स चला करते थे। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अब वो मैसेज कन्वे करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जैसे आप कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लेटर्स एंड वर्ड्स लिखते हो। पुराने ज़माने में लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग तरीके का होता था। हाँ, कोई पिक्चर्स ग्राफ कर रहे हैं जिसके थ्रू वो पता चला रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, कोई मैप बनाया जा रहा है। तो आप अपनी किसी भी बात को कन्वे कर रहे हो किसी सब्सटेंस के थ्रू, और साथ ही में उसकी क्या है, एविडेंटरी वैल्यू भी है कोर्ट के अंदर। समझ रहे हो? मतलब कोर्ट उसे एज एन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह मानता भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेड़ पे कुछ लिख दिया, जैसे बहुत सारे लोग कहीं घूमने जाते हैं, ये ट्री है उस पर ऐसे ऐसे कुछ बना देते हैं, करते हैं ना। तो क्या ये एविडेंस है? प्यार की निशानी। और तो छोड़ो ये तो ठीक है, पेड़ है, फिर भी लोग क्या करते हैं, जो हमारे इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या, उस पर पता नहीं क्या क्या लिखे, इतना गंदा मचा के आते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या लिखे आते हैं, एज इफ कि भाई वहीं नया शाहजहां और मुमताज बनेंगे तो, है ना। तो क्या ये एविडेंसेस हैं? नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इनकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, कोर्ट उनको एज एन एविडेंस ट्रीट नहीं करता है। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, इधर इट बी एनी पार्चमेंट, पार्चमेंट बोलते हो पेपर, या फिर कोई स्टोन हो सकता है, या फिर कोई मेटल हो सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो सकता है? जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम में आपका कोई इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? यस इट इज। ओके अच्छा, ऑन विच एनी मैटर इज डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो उस पर्टिकुलर मैटर को आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी वे में आप प्रेजेंट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट है ना, अब टेररिस्ट अटैक करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई मैप है, तो वो पॉइंट्स डालेंगे ऐसे 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 करके, है ना। तो उसमें कुछ लिखा थोड़ा ना होगा कि भाई यहाँ ये प्लेस है, इस पर बॉम्ब अटैक करना है, फिर यहाँ पे करना है, ऐसे थोड़ा लिखेंगे। वो तो साफ साफ ही समझ में आ जाएगा। फिर तो कोई बेवकूफ़ बच्चा भी देख लेगा तो भी देख लेगा कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है। इसके लिए तो एटलीस्ट किसी ना किसी एक्सपर्ट एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, और कोई कोडिंग लिखी हुई होगी जिसमें टाइम मेंशन किया होगा उन्होंने। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या वो मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं? यस। तो क्या ये मैप हमारा डॉक्यूमेंट है? यस इट इज़। तो लाइक वर्ड्स प्रिंटेड, फोटोग्राफ, मैप और प्लान। जैसे ये पुराने ज़माने में इस तरह के स्टोन्स होते थे और या मेटल्स होते थे जिन पे क्या किया जाता था, पूरा का पूरा आर्टिस्टिक वर्क करके, और उस टाइम की लाइफस्टाइल कैसे थी वो दिखाया जाता था, है ना। किस तरह से लोग ड्रेसेस वेयर करते थे, या किस तरह से लोग डांसिंग फॉर्म्स क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हिस्ट्री की सारी चीज़ें हमें पुराने स्टोन्स या पुराने मेटल से ही पता चलती हैं, है ना। या फिर मैप्स, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका मैप देखते हैं, है ना। तो जो मैप है ये अपने आप में क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। या फिर इस तरह का कोई प्लान है, कोई मैप है, तो ये सब क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई बात कन्वे की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या बोलोगे? नंबर 1, एनी सब्सटेंस, ईदर इट बी parchment or stone or metal या electronic, by which we can record any matter in the form of letters, pictures, map etc. किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? भैया कोर्ट अगर उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करता है तो एविडेंटरी वैल्यू है, नहीं तो एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगी।
तो व्हाट इट सेज, all documents including electronic records produced for inspection of the court, such documents are called documentary evidence. अगर आपको पता हो, आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, तो उसमें दो टाइप के एविडेंस होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री. पता है ओरल एविडेंस क्या होते हैं, जैसे गवाही ववाही हो रही है, कोई स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, है ना. और डॉक्यूमेंट्री क्या होते हैं, जो भी जैसे कोई अग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के बीच में, कोई अग्रीमेंट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाई जा रही है, कोई इनवॉइस, बिल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे क्या है हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, राइट है. और अगर वही चीज़ किसी सिस्टम में मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, तो वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ही पार्ट होता है. तो क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओ, ये पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव, क्या ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी? होगी या नहीं होगी? होगी. लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं, होगी कि नहीं होगी? सेकंड में बताया. ओके, वेदिका नहीं होगी. अच्छा, तो पेन ड्राइव इज नॉट हैविंग एविडेंटरी वैल्यू, नहीं होती है. पेन ड्राइव की एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में. पेन ड्राइव में जो भी डाटा सेव्ड है उसको एविडेंस नहीं माना जाता है. पता है क्यों? क्योंकि उसको कितनी बार भी ऑल्टर कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना. लेकिन हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, इसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है. क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या क्या ऑल्टरेशन रिट्रीव किया जा सकता है, हो सकता है रिट्रीव, हिस्ट्री निकाल सकते हो ना. जैसे मोबाइल की मेमोरी है, क्या उसमें हिस्ट्री निकल सकती है? हाँ. अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, क्या उससे आप हिस्ट्री निकाल सकते हो? हाँ. आपने कोई डॉक्यूमेंट डिलीट भी मार दिया है तो भी वो हिस्ट्री में निकल जाएगा. तो अगर आपकी हार्ड डिस्क, लेकिन कौन सी वाली? अनबर्न्ड. अनबर्न्ड का मतलब है कंप्लीटली उसको बर्न कर दिया. बर्न करने का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली पूरा डाटा इरेज कर दिया गया है ना, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन अगर अनबर्न फॉर्मेट में है, मतलब अभी तक उसमें क्या नहीं हुई है, फॉर्मेटिंग नहीं हुई है ना. जैसे आप मोबाइल होता है, मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो. अगर आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, सारा का सारा डाटा इरेज कर दिया. अब रिट्रीव कर पाओगे क्या? नहीं, अब रिट्रीव नहीं कर पाओगे, मतलब बर्न हो गई उसकी मेमोरी सारी की सारी. तो इसका मतलब फ्रेश वो सिस्टम चालू हो गया. एग्जैक्टली हमारे सिस्टम में अगर आपने हार्ड डिस्क जो है उसको बर्न कर दिया तब तो सारा डाटा गया, लेकिन वो अनबर्न्ड है तो उसको कोर्ट एज एन एविडेंस मानता है. जैसे एक एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है ना. अब इनकम टैक्स की रेट पड़ी या जीएसटी की रेट पड़ी है ना, तो वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सिस्टम, आपके कंप्यूटर में क्या क्या डाटा सेव्ड है. क्योंकि देखो ऐसा है कि इंसान आजकल हर चीज़ मैनुअली हाथ पर्चियों में नहीं करता है ना. चाहे वो ब्लैक मनी का ही पैसा क्यों ना हो, पर्चियों में नहीं होता आजकल. पर्चियों में होता है तो वो मिल ही जाएगा एनी हाउ, है ना. तो फिर वो क्या चेक करेंगे कि भाई आपके सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक्सेल शीट्स कौन कौन सी है. तो वो फिल्टर लगा के सर्च करेंगे कि भाई कौन कौन सी एक्सेल शीट है, क्योंकि एक्सेल में होते हैं मैक्सिमम सारे काम जितने भी कांड किए जाएंगे. अब एक्सेल में वो कांड करेंगे तो एक्सेल शीट फाइंड आउट करेंगे. अब हो सकता है, बट ऑब्वियसली बात है कि आपने डिलीट मार दिया उसको, लेकिन फिर भी वो रिट्रीव हो सकती है. दैट कैन बी रिट्रीव. आपके सिस्टम में कौन कौन सी ऐप्स थी, मान लो टेली की कोई पर्सनल ऐप आपने डाल रखी थी, डिलीट मार दिया आपने, तो वो भी रिट्रीव हो जाएगी उसमें. तो वो लोग कभी भी आपके सिस्टम से कॉपी करके पेन ड्राइव में डाटा नहीं लेके जाते. अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने रेड लगाई है आपके घर पे या ऑफिस में, तो वो बाकायदा पूरा लैपटॉप उठा के ले जाएंगे, सीपीयू उठा के ले जाएंगे और उसको सील कर देंगे, ताकि उसमें फैब्रिकेशन का कोई स्कोप ही ना हो. मतलब आप भी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा दो कि आपने फैब्रिकेट कर दिया है, तो इसीलिए उस रिस्पेक्टिव सिस्टम को सील ही लगा दिया जाता है और डायरेक्टली स्ट्रेट अवे एविडेंस के तरह ही उसको प्रेजेंट किया जाता है. समझ में आई बात? तो इसीलिए अनबर्न्ड हार्ड डिस्क की एविडेंटरी वैल्यू होती है, लेकिन पेन ड्राइव की नहीं होती है ना. हाँ जी, whether unburned fresh hard disk will be a document? Yes, of course. Unburned fresh hard disk will be a document and it will be treated as an evidence under Section 3 of Indian Evidence Act. However, a pen drive could not be recovered, so no decision has been given for admissibility of it as an evidence. तो आज तक किसी भी कोर्ट ने पेन ड्राइव को एविडेंस ट्रीट नहीं किया है. ठीक है. अच्छा, अब है नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट. डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई एकदम अच्छे से. ये टर्म्स ना
आपको आगे बहुत सारी जगह यूज आएंगी, तो इसलिए टर्मोलॉजीज अंडरस्टैंड कर लेना। और इवन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, जैसे अभी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में डिस्टिंग्विश, ये जो अनबर्न हार्ड डिस्क वाले बता रही हूँ, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना। अब इंस्ट्रूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट इज अ वाइड टर्म, अब उसमें से एक टर्म निकल के आया इंस्ट्रूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट में तो सारे टाइप के डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ भी लिखाओ, कुछ भी एनीथिंग, वो क्या बन जाएगा डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर वो जो लिखा है उससे राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं तो वो क्या बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सपोज एक कोई एक्ट है, एक्ट, तो एक्ट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? हाँ, इट इज डॉक्यूमेंट, इट इज डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि वो राइट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, है ना। ये थोड़ी ना है कि इस एक्ट की वजह से मेरे को राइट मिल गया है कुछ। जब तक हम दो लोग कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, राइट कुछ ही नहीं है कि भाई ये मेरा राइट है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, एक्ट कंपनीज एक्ट के हिसाब से थोड़ा ना कोई राइट मिल जाएगा आपको कि अच्छा अब कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है तो भैया मेरा राइट हो गया, ऐसा नहीं होता जब तक कि आप कोई ऐसा काम ना करो उसके कॉन्सोनेंस में। बीइंग अ मेंबर, अच्छा मैं बोलूँ मैं कंपनी की मेंबर बन गई हूँ, फिर मेरे को राइट मिलेगा ना। अगर मैं मेंबर नहीं हूँ तो आई विल नॉट गेट एनी राइट। इफ आई एम नॉट डायरेक्टर तो आई विल नॉट गेट एनी राइट, समझ रहे हो। तो हम उसके कॉन्सोनेंस में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोई राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ एक बेयर एक्ट है वो, सिर्फ बेयर एक्ट। अभी राइट नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड विद एनी कंपनी और एनी मेंबर और डायरेक्टर, तो आपका क्या लेना देना उस कंपनी लॉ से? इज इट क्रिएटिंग एनी राइट और ऑब्लिगेशन? नो, है ना। तो इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, बट जैसे उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके राइट ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो गए क्रिएट होना, तो वो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक बात है। तो देखो क्या बोलता है ये, एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी, पहली बात तो क्या होना जरूरी है? डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट तो हो नहीं सकता, इट्स अ वाइडर टर्म। तो एनी राइट लायबिलिटी क्या किया जा रहा है? इज और परपोज टू बी, इज बोले तो प्रेजेंट और परपोज टू बी फ्यूचर। इज आता है प्रेजेंट टेंस के लिए और परपोज टू बी आता है फ्यूचर टेंस के लिए। अच्छा क्या प्रेजेंट क्या फ्यूचर? अच्छा आप लोगों ने टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री ये नाम सुना है क्या? नॉन टेस्टामेंट्री एंड टेस्टामेंट्री, कौन बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट्री नॉन? प्रेजेंट में जो साइन होता है वो नॉन टेस्टामेंट्री होता है या टेस्टामेंट्री होता है? नॉन टेस्टामेंट्री वाला प्रेजेंट हो गया और टेस्टामेंट्री वाला कौन सा हो गया? फ्यूचर वाला। अच्छा मुझे लिटरल मीनिंग बता सकते हो हर्षित, टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है? नहीं, ये तो आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मुझे ये बताओ कि मीनिंग क्या होता है, टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है? अच्छा ऐसा, मैं लिटरल मीनिंग पूछ रही हूँ आप लोगों से, टेस्टामेंट्री का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है? टेस्टामेंट्री का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है? नहीं पता किसी को भी ग्रामेटिकल मीनिंग? याद नहीं आ रहा? अच्छा तो याद दिला देते हैं। टेस्टामेंट्री का लिटरल मीनिंग होता है रिवोकेबल। क्या होता है ना। और नॉन टेस्टामेंट्री का लिटरल मीनिंग होता है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल। अच्छा अभी रिवोकेबल इररिवोकेबल, अब फिर से कौन सी कहानी? देखो ये टेस्टामेंट्री है विल, फ्यूचर की है ना वसीयत। क्या वसीयत चेंज की जा सकती है? हाँ, कितनी बार भी चेंज की जा सकती है। जैसे मान लो मैंने वसीयत बनाई आज की डेट पे, क्यों आज की डेट पे मेरे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं मुझे, तो मैंने अपनी वसीयत किसके नाम पे बना दी? अपने बच्चों के नाम पे, है ना। और फिर जैसे बच्चे बड़े हो गए तो एकदम नालायक हो गए हैं, तो नालायक हो गए तो फिर मैं विल चेंज कर सकती हूँ ना, है ना। इसका मतलब वो दैट इज वन रिवोकेबल। अच्छा लेकिन मान लो आज की डेट में चिंदू सर ने मुझे गिफ्ट डीड बना के मुझे एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, है ना, कोई फ्लैट मेरे नाम पे खरीद दिया। उन्होंने क्या दे दी? गिफ्ट। मेरे नाम पे गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गई।
है ना। अब मान लो मेरी और चिन्मय से एक लड़ाई हो जाए और सर मुझे बोले मेरा गिफ्ट लौटाओ मुझे वापस, तो क्या मैं लौटाऊंगी? इररिवोकेबल हो गया है अब ये ठीक है, इट इज़ व्हाट? इररिवोकेबल, इट कैन नॉट बी रिवोक, क्योंकि ये प्रेजेंट डेट पे एग्जीक्यूट हो गया है। देखो डॉक्यूमेंट दोनों आज के डेट पे बने थे, बनाए तो आज ही गए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका कब हो गया? जिन डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन प्रेजेंट में हो जाता है वो क्या होते हैं? नॉन टेस्टामेंट्री, और क्योंकि प्रेजेंट में एग्जीक्यूशन हो गया इसलिए वो क्या बन गए? इररिवोकेबल हो गए। वेयर एज ऐसे डॉक्यूमेंट जो बनाए तो आज गए लेकिन आज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एग्जीक्यूट क्या होंगे? ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, एंड व्हाट इज दैट इवेंट? डेथ। मतलब वो एग्जीक्यूट कब होगा? मेरे मरने के बाद। तो मेरे मरने के बाद एग्जीक्यूट होगा, मतलब फ्यूचर का ट्रांजेक्शन है। तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो चेंज करने में क्या परेशानी है ना। तो इसका मतलब इसको आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी वसीयत को कितनी बार भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में दोनों टाइप आ गए, चाहे वो प्रेजेंट का हो फ्यूचर का हो, दोनों इसमें फॉल करते हैं। अब इसके थ्रू होगा क्या? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राइट या ऑब्लिगेशन इज और परपोज टू बी, क्या क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड, लिमिटेड। अच्छा अब ये अपने आप में एक एक मीनिंग है, ये इन सबका अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन है। सुने ये वर्ड सारे? रिकॉर्डेड। तो बताओ क्रिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो दिस इज व्हाट डज इट मीन्स, मतलब व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन क्रिएटेड एंड ट्रांसफर्ड? अच्छा, और क्रिएशन में? हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए किसी को राइट देना, दैट इज क्रिएशन, और अगर परमानेंटली राइट दे देना दैट इज व्हाट? ट्रांसफर्ड। समझ में आया? तो क्रिएटेड का एग्जांपल क्या हो सकता है? गिफ्ट डीड, नहीं सॉरी, लीज डीड, मॉर्टगेज डीड, क्योंकि इन सब में राइट क्या होता है? क्रिएट, ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि परमानेंटली थोड़ा दे दी हमने तो फॉर टाइमिंग आपको दी है ना। ट्रांसफर्ड में सेल डीड, गिफ्ट डीड, ये एग्जांपल होगा मैं ट्रांसफर के। अच्छा अब मॉडिफाइड मतलब चेंज करें, ऑलरेडी बनी हुई डीड में चेंज। अब मॉडिफिकेशन में दो पार्ट हो गए, लिमिटेड और एक्सटेंडेड। ये लिमिटेड एक्सटेंडेड किसके पार्ट है? मॉडिफिकेशन के। अगर मान लो हमारी पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड में न्यू पार्टनर एंटर हो गया तो मॉडिफाई हो गई ना, और क्या हो गया? एक्सटेंडेड। एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के चला गया तो क्या हो गया? लिमिटेड। तो इनका एग्जांपल क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड। अच्छा और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल पार्टनरशिप डीड के अलावा? ठीक बात है, लोन अग्रीमेंट आपका है जिसमें आपने टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है, या फिर आपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज कर दिया है, इस तरह का कोई भी ऑल्टरेशन आप कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंजेस आप करते हैं तो वो सब किस में फॉल करता है? मॉडिफिकेशन में फॉल करता है। मॉडिफिकेशन के दो पार्ट हो गए, इधर इट इज एक्सटेंडेड और इट इज लिमिटेड, है ना। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड एक सिंपल टर्म है जिसमें क्या किया जा रहा है, अभी तक जो चीज़ें लिखी नहीं गई थी वो कंडीशन रह गई थी, उस कंडीशन को वापस से सही मैनर में रिकॉर्ड कर देना, दैट इज सिंपली रिकॉर्डेड। स्ट्रेट अवे राइट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, दैट्स इट, है ना। तो इन सब केसेस में ये क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और विल क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये कौन सा है? फ्यूचर वाला है, टेस्टामेंट्री है, रिवोकेबल है, तो विल इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन समझ में आई? चलो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में क्या हुआ? नंबर वन, इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट से क्या होता है? राइट या लायबिलिटी इज और परपोज टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर, मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड, लिमिटेड, रिकॉर्डेड। फाइन। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस करो, डिफरेंशिएट बिटवीन इन दीज टू टर्म्स, तो कैसे करोगे? पहली बात तो डॉक्यूमेंट इज अ वाइडर टर्म, इंस्ट्रूमेंट इज अ नैरोअर टर्म। एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल में कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस वगैरह कुछ भी डाल देना, न्यूज़पेपर, सब डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हैं।
और डीड में सेल डीड, लीज डीड, कुछ भी डाल देना, वो सारे के सारे हमारे क्या इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, डीड, ये नाम आपने बहुत बार सुना है, सेल डीड सुनते हैं हम, पार्टनरशिप डीड सुनते हैं, सुना हमने बहुत बार, है ना। अब डीड होती क्या है एक्चुअली, अब सुनो, अभी क्या चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, चलो वापस एक बार इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ये था इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के दो पार्ट पड़े थे, एक तो टेस्टा और नॉन टेस्टा। तो जो ये नॉन टेस्टा वाला है ना, प्रेजेंट वाला, इसी को डीड बोलते हैं, दिस इज नोन एज डीड। अब डीड को डिफाइन करो, डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट which is created in the present and delivered, डिलीवरी जरूरी होती है, यहाँ पर डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने क्रिएशन कर दिया, डिलीवर नहीं किया, तो फिर सामने वाला राइट कैसे एक्सरसाइज करेगा, है ना। तो डीड के लिए क्या जरूरी, देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच टू और मोर पर्सन अग्री टू अफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। अब इंस्ट्रूमेंट तो अंडरस्टूड हो गया ये बात तो, कि राइट और लाइबिलिटी तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि अगर राइट लाइबिलिटी नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनेगा। कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये, नॉन टेस्टामेंट्री। विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री। अच्छा, इट इज अ प्रेजेंट ग्रांट रादर देन अ मियर प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में परफॉर्मेंस का कोई कमिटमेंट नहीं है, ये तो आज ही होगा, अभी प्रेजेंट में ही सारा काम किया जाएगा। डीड कैसी होती है, राइटिंग में होती है, साइंड होती है, सील्ड होती है एंड डिलीवर्ड होती है। देखो पहली बार, डीड कभी ओरल नहीं होगी। आप पार्टनरशिप डीड बोलते हो कि ओरल भी हो सकती है, बट उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करते। ओरल की यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, राइटिंग। तो पहली बात तो रिटर्न होगी। अब आपने सब कुछ लिख लिया, साइन नहीं किया, तो मैंने आपको चेक दे दिया अनसाइंड, बताओ क्या ही कर लो मैंने 1 करोड़ रुपए लिख करके आपको दे दिया, अब क्या ही कर लोगे अनसाइंड चेक का, है ना। तो इसका मतलब साइन होना जरूरी है, और अगर कंपनी है और उसकी सील है तो सील लगी हुई होगी। साइन और सील दोनों में से कोई एक चीज होगी। अच्छा, डिलीवरी, आप सपोज करो मैंने एक चेक बनाया 1 करोड़ का, है ना, किसके नाम पे, भावना के नाम पे। भावना को मैं 1 करोड़ रुपए चेक दे रही हूँ, और वो चेक मैंने भावना को कभी दिया ही नहीं, वो चेक मैंने अपने ही वॉलेट में रख लिया। तो बताओ भावना, आपके कोई राइट क्रिएट होंगे क्या, नहीं ना। राइट तब होगी जब मैं भावना को एक्चुअली चेक डिलीवर भी कर दूं, तो इसे डिलीवरी होना भी जरूरी है ना। ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर राइट। सो क्योंकि टेस्टा वाले भी तो होते हैं ना, तो टेस्टा वाले क्या होते हैं, फ्यूचर वाले होते हैं, तो वो डीड नहीं होते हैं, है ना, इसलिए। एग्जाम्पल, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, बॉन्ड एटसेट्रा, ये सब हमारे डीड्स के एग्जाम्पल हो गए। ओके, चलें। क्वेश्चन, whether will is a deed? Definitely not. will क्या है, टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्रेजेंट में हो नहीं रहा। इट्स अ मियर प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, डीड नहीं है। इट्स नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट होता है डीड तो, है ना, लेकिन ये सील्ड डॉक्यूमेंट विल बी डीड ओनली इफ इट इज डिलीवर्ड, हाउएवर विल इज नॉट डिलीवर्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस। फिर जिस दिन एग्जीक्यूट होगी फिर तो विल कहाँ रही है, वो विल रही नहीं ना, वो वसीयत है ही नहीं ना, क्योंकि अब तो क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो गई है। हाँ, चले। ऑल डीज आर डॉक्यूमेंट बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डीड, डिस्टिंग्विश। अब सबसे बड़ा वाइडर टर्म क्या था, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से क्या निकला, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से क्या निकला, डीड। अब किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट एंड डीड के बीच में डिफरेंस बताओ। Document is a wider term, deed is a narrower term. Every document is not deed, but every deed is a document, है ना। और फिर डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल और डीड के एग्जाम्पल, ठीक है। ये डिफरेंस जो है वो आप लोग खुद अपने हिसाब से लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अभी डीड एंड इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस ये भी कर लोगे, हाँ ठीक है, ये बकवास की बात है। चलो अभी हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ डीड्स की तरफ। डीड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉफुल डीड। बोले तो लीगल, जिसका राइट कोर्ट में जाके एक्सरसाइज किया जा सकता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ऐसा कि लोग फ्रॉड प्रॉपर्टी बेच के चले जाते हैं, है ना, और गुड टाइटल नहीं मिल पाता है ना। तो
वो सारे लॉफुल, नहीं बेनामी अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी बताऊंगी। पर हाँ, लॉफुल डीड का मतलब आपको सही प्रॉपर्टी में सही राइट मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डीड विच इज वन कन्वेज गुड टाइटल, सेम। शाहरुख खान को तो सब जानती हैं, है ना? अच्छा, फेवरेट है क्या? हाँ, तभी एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, यस मैम मेरा फेवरेट स्टार आ गया, ठीक है। अच्छा, अब शाहरुख खान जो है, मान लो ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा था, तो शाहरुख खान ने क्या किया, आपने किसी ब्रोकर को बोला कि मुझे प्रॉपर्टी ढूंढ के लाओ। तो ब्रोकर ने बोला ठीक है, मैं आपके लिए प्रॉपर्टी देखता हूँ। तो ब्रोकर ने शाहरुख को क्या किया, एक मैप दिखाया कि भाई देखो इस लोकेलिटी में ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन बाय इट। तो शाहरुख ने बोला ओके डील डन, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर करा दीजिए। ऐसे ही होता है। अच्छा, पेमेंट हुआ, रजिस्टर हो गई प्रॉपर्टी, और शाहरुख ने वहाँ पे अपना एक प्यारा सा मकान बनाया, है ना, मन्नत। तो ये जो मन्नत है जहाँ पे शाहरुख रहता है, क्या वो एब्सोल्युटली शाहरुख से ही बिलोंग करता है? क्या वो शाहरुख को गुड टाइटल देता है? यस। इसका मतलब जो ब्रोकर ने रजिस्टर करवाया था और जो डीड बनाई गई थी यहाँ पे सेल डीड, वो कौन सी डीड है? लॉफुल डीड है। कौन सी डीड है वो? लॉफुल डीड है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अच्छा, इस पूरे एंटायर ड्रामा में आपको क्या दिखा कि सलमान खान ने शक्ति कपूर को बस स्टैंड दुकान बना करके बेच दिया। ऑल्दो देखने में एकदम फनी सा किसी मूवी का सीन दिखाई दे रहा है, बट ये रियलिटी है, बहुत सारी जगह पे इट हैपन्स। अच्छा, जैसे एक मूवी आई थी बंटी बबली, नाम सुना होगा अगर आपने, अभिषेक बच्चन की, रानी मुखर्जी की। उन्होंने क्या बेच दिया था? ताजमहल बेच दिया था। अच्छा, अब ताजमहल तो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है भाई, वो तो फिर भी नहीं बिक सकता, बट हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिसमें लोगों को नहीं पता होता, अनअवेयरनेस होती है, और अनअवेयरनेस के चलते लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो वहाँ पे ऑल्दो सेम वैसे ही प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई जाती है बाकायदा रजिस्ट्रार के पास जा कर के, लेकिन वो आपको गुड टाइटल नहीं देती है। वो डीड्स क्या कहलाती हैं? प्रीटेंडेड डीड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रीटेंडेड डीड। मतलब डीड विच इज प्राइमा फेसी वैलिड, मतलब प्राइमा फेसी दिखाई दे रही है आपको वैलिड है, बट एक्चुअली में आपको गुड टाइटल नहीं देती है। अच्छा, अब मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सी है? जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे हर सिटी की अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। केस है बैंगलोर का, बीडीए, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे एक डेवलपर ने एक बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाने का कमिटमेंट किया, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे उसने बोला कि मैं पर फ्लैट आपसे 1 करोड़ रुपीस चार्ज करूँगा, और उसमें ये एमिनिटीज़ और ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूँगा। प्रॉपर्टी एकदम पॉश एरिया में सिचुएटेड थी, काफ़ी अच्छी हाईली लोकेटेड एरिया, और जो प्राइस बताया जा रहा उस हिसाब से मतलब मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस था। मतलब समहाउ उस एरिया में, उस लोकेलिटी में जो फ्लैट्स बनते हैं, बिकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 करोड़ के बीच में बिकते हैं, और ये बिल्डर सिर्फ 1 करोड़ में बेच रहा था। तो थोड़ा सा टेम्पटेशन आ ही जाता है कि यार बहुत सही है। तो लोगों को थोड़ा सा ये डर था कि यार ये क्वालिटी में इन्फीरियरिटी करेगा, फिर है थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब करेगा या अनड्यू डिले करेगा। तब भी लोगों ने सोचा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी बहुत क्वालिटी ख़राब कर भी देगा तो अपन उसको रिपेयर करा लेंगे। जैसे हो सकता है सैनिटरी ख़राब कर दें, है ना, जैसे जितना भी सैनिटरी लगता है कितना महंगा आता है अगर आप अच्छी कंपनी का लगाओगे, है ना। आजकल टैब्स ही इतने भयंकर आते हैं, अलग टाइप के आते हैं ना, जैगवार के या किसी भी अदरवाइज कंपनी के आप लगाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हो सकता है वो लोकल ब्रांड लगा दें, तो क्या हो गया, हम अगर इसको रिपेयर भी करा लेंगे तो 10-15 लाख में ही काम हो जाएगा। तो पीपल वर लाइक कि यार ठीक है यार, अच्छी प्राइम लोकेशन है, खरीद लेना चाहिए। डिले कर देगा तो हार्डली जो ये 1.5 साल बोल रहा है, 2 साल बोल रहा है, उसका 2.5-3 साल कर देगा, और तो क्या ही कर देगा, है ना। तो ये सोच के लोगों ने फ्लैट्स परचेस करना स्टार्ट कर दिया। दिखते ही दिखते पूरा अपार्टमेंट सेल हो गया। और सबसे बढ़िया बात क्या थी, बिल्डर ने टाइमली लोगों को पोजेसन दे दिया, और जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन उसने प्रॉमिस किया था उसने वैसा ही किया। तो पीपल वर हैप्पी लाइक एनीथिंग। यार एक तो तब सही चीज़ होगी, सोने पे सुहागा। मतलब जितनी भी एडवर्सिटी हम सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्डर ने फ्लैट ओनर्स के नाम पे रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री करा करके उनको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए। हैंड ओवर करते ही उसके बाद ये जो ओनर्स थे उन्होंने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। अब मैक्सिमम फैमिलीज़ ने फ्लैट ऑक्यूपेंसी ले ली थी।
एक दिन वहाँ पे बीडीए के ऑफिसर्स जो हैं उस रोड से निकले, उन्होंने देखा यार ये बिल्डिंग कब बनी, ये तो हमने देखी नहीं, मतलब ये अप्रूव्ड है नहीं है, क्या सीन है इसका। तो उन्होंने अपने ऑफिस में जाके रिकॉर्ड चेक किए, और जब रिकॉर्ड चेक किए तो उनके तो पैरों से ज़मीन निकल गई। जैसे ही रिकॉर्ड चेक किए तो इमीडिएटली वो अपार्टमेंट में पहुंचे। अपार्टमेंट में पहुंचे तो लोग रह रहे थे, उनसे बात की, लोगों से पूछा कि आप कब से रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, तो उन्होंने अपने अपने रजिस्ट्री के पेपर्स दिखा दिए। और जब रजिस्ट्री के पेपर दिखा दिए तो उसके बाद बीडीए ने बोला कि ये प्रॉपर्टी बीडीए की प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डर आपको मकान बेचे गया वो लैंड उसकी है ही नहीं, सरकार की लैंड पे कंस्ट्रक्शन करके अपार्टमेंट बेच के चला गया इंसान अंडरग्राउंड। सोचो आप, पेपर सबको मिले थे रजिस्ट्री के, क्या उस पेपर के बेसिस पे वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली नॉट। सबके बैंड बच गई, जो 1 करोड़ दिया वो डूब गया। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरा का पूरा डिमोलिश किया जाएगा और सबको वहाँ से फ्लैट खाली करवाएगा। दिस इज द रियल केस। तो लोग किसी की प्रॉपर्टी को अपना बनाकर, अब देखो सरकारी काम ही है, सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रोज़ रोज़ तो वहाँ पे आके देखा जाता नहीं है कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। उन दिनों में 1-1.5 साल के टाइम फ्रेम में किसी ने आके चेक नहीं करा, एग्जामिनेशन नहीं किया, उसका मौका का फ़ायदा उठा के कंस्ट्रक्शन करके धमाधम बेच दिया। तो आप ये सोचो कि प्रॉपर्टी में कितना झोलझाल है, पूरा का पूरा लैंड माफिया चलता है, लैंड माफिया। प्रॉपर्टी मेरी है, कोई और कब्जा जमा के बैठा होगा, वो बेच के चला जाएगा। एक मूवी आई थी खोसला का घोसला, अगर नाम सुना आपने, सुना है? खोसला का घोसला, दैट इज एन अल्टीमेट मूवी फॉर दिस लैंड माफिया। मतलब एक बंदे ने अपनी सेविंग्स अर्निंग्स जमा कर करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, गुंडों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब वो गुंडे बोल रहे हैं कि तुझे वापस से हमसे खरीदना पड़ेगा और तब जाके हम प्रॉपर्टी खाली करेंगे, नहीं तो ये प्रॉपर्टी तेरी गई, तो इतने लाख रुपए दे तब जाके हम प्रॉपर्टी खाली करेंगे। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बचाई उन गुंडों से, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी थी। तो दैट मीन्स एक्चुअली इट हैपेंस, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा जमा लेता है, जैसे खाली लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, कोई भी गुंडागर्दी करके वहाँ पे प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लेता है, कई सालों तक पोजेशन रखता है। जैसे लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आके देख नहीं रहे हैं, है ना, या फिर जैसे मुंबई में रहता है कोई इंसान, उन्होंने जयपुर में नेटिव एरिया है और वहाँ पे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो लोग इतने बिजी अपनी लाइफ में उन्होंने आके नहीं देखा है, पीछे से लोगों ने ऑक्यूपेंसी कर ली है, कई सालों से रह रहे हैं, अब खाली करवा के बता दो, और फिर वो अपनी लैंड बना करके उसको बेच देते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस respective कौन सी deed? Pretended deed. तो deed which is actually created, registered, but it is not giving good title, इसको क्या बोलते हैं अपन? Pretended deed बोलते हैं। तो 2 टाइप की deed समझ में है आपको? पहली कौन सी deed हुई? Lawful deed. Lawful deed का मतलब क्या हुआ? Valid deed है, good title देगी। Pretended deed कौन सी हुई? Invalid deed है, जो आपको गुड टाइटल नहीं देगी। तो दैट मतलब प्राइमा फेसी आपको लगता है कि हमने सही काम किया है, बट एक्चुअली वो सही काम होता नहीं है ना। अच्छा, अब है लेटेंट डीड। लेटेंट, लेटेंट ये नाम सुना है क्या? नाम नहीं सुना होगा कभी भी। लेटेंट का मतलब होता है ऐसी डेट जो 20 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए बनाई जाती है। कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो जैसे लीज डीड, लीज डीड, अच्छा लीज डीड कितने साल की हो सकती है? मान लो 25 साल 30 साल की लीज डीड है, तो फिर वो कौन सी डीड मानी जाएगी? लीज डीड। तो लेटेंट डीड। तो अगर कोई भी डीड विच इज कैप्ट फॉर 20 ईयर्स और मोर, जैसे आपको पता है जैसे माइंस होती है जिसमें सरकार आपको लाइसेंस परमिट ग्रांट करती है कि हाँ यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो, तो उनमें 50-50 साल के लाइसेंसेस वगैरह ग्रांट किए जाते हैं, तो वो सब क्या बन जाएंगे? लेटेंट डीड बन जाएंगे। ओके, चलिए वॉलंटरी। वॉलंटरी के नाम से क्या समझ में आ रहा है? तो डीड तो सब अपनी इच्छा से ही बनती है, अपनी इच्छा से ही बनती है। यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा नहीं है, यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब है विदाउट कंसिडरेशन। वॉलंटरी क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन क्या होती है? गिव डीड। अगर कोई भी डीड विदाउट एनी कंसिडरेशन बनाई जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वॉलंटरी डीड बोलते हैं। तो डीड क्रिएटेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दैट इज फॉर लव एंड अफेक्शन, उसको क्या बोलेंगे अपन? वॉलंटरी डीड बोलेंगे, है ना। जैसे मुकेश अंबानी जी को तो जानते ही हैं, है ना। अच्छा, अभी चलो यहाँ पे तो ईशा अंबानी है, अब तो अनंत की भी शादी हो गई है। अच्छा, अनंत की शादी पे भी उन्होंने अनंत को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। अच्छा, बहुत सारे बड़ा सा बंगलो और पता नहीं क्या क्या दिया है उनको, है ना।
पता अरबों खरबों की जायदाद उनको दी है, शादी में, वेडिंग में गिफ्ट दी है, तो जो गिफ्ट दिया था उसमें कुछ पैसे वैसे नहीं क्या, विदाउट एनी कंसिडरेशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। तो एग्जैक्टली अगर कोई भी डैड अपने बच्चों को उनकी शादी में या अदरवाइज कैसे भी ओकेजन पे उनको क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी ने क्या किया, नीता अंबानी को बंगला दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, गिफ्ट डिड बनाई और उसको हैंड ओवर कर दिया, नीता अंबानी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो सॉरी ईशा अंबानी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो गिफ्ट डिड बन चुकी है, तो गिफ्ट डिड बन चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री डीड बोलेंगे। ऑल सेट, चलो वापस से रिकैप करते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ डीड लॉफुल, नंबर 2 प्रिटेंडेड, नंबर 3 लेटेंट, नंबर 4 यस वॉलेंट्री डीड। अच्छा नंबर 5 वारंटी। वारंटी क्या होता है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस की अश्योरेंस। अच्छा गारंटी क्या होता है, गारंटी में रिप्लेस हो जाती है और वारंटी में, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, एक में रिपेयर होता है एक में रिप्लेसमेंट होता है, ऐसा अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, फाइन फाइन, ओके एंड गारंटीज फॉर अनलिमिटेड। हाँ यश बताओ, नो आइडिया। हाँ जी हर्षित, वेदिका, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? वारंटी में रिपेयर करनी चाहिए। अच्छा और गारंटी में उसकी प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होता है, नया प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, ऐसा? अच्छा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वारंटी, अच्छा हाँ कोई नहीं, इसको क्या ट्राई तो करना ही है। देखो गारंटी इंसानों की होती है, हाँ, और वारंटी प्रोडक्ट्स की होती है, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ कि मैं इस इंसान की गारंटी करती हूँ, है ना, तो वो इंसान की गारंटी है, और जब हम बोल रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, वारंटी। तो वारंटी में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, वारंटी में रिप्लेसमेंट और रिपेयर दोनों हो सकता है, समझ में आ रही बात, वो डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन है। और गारंटी इज अ वाइडर टर्म, है ना, और इट्स फॉर एवरीथिंग, बट ये मोस्टली ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, और वारंटी इज फॉर ओनली प्रोडक्ट्स, इंसानों की वारंटी नहीं होती। क्योंकि इंसान की एक्सपायरी डेट नहीं होती ना, है ना, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। नहीं, इंसान की अलग टाइप की एक्सपायरी होती है। डीड विच कंटेन्स अ प्रॉमिस फॉर वारंटी, जहाँ पे भी आपने डीड में किसी प्रोडक्ट के कंसर्न में कोई एश्योरेंस डाल दिया कि भाई, जैसे मान लो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, है ना, से लेट्स सपोज आप वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हो, से एलजी की मशीन खरीदी आपने, तो एलजी वाले क्या एश्योर करते हैं कि जो इसका प्लास्टिक बॉडी है, इसका हम 3 साल का एश्योरेंस देते हैं, इसका जो मोटर पार्ट है अंदर का, उसका हम 5 ईयर्स का आपको एश्योरेंस देते हैं, मतलब इससे पहले डैमेज नहीं होगा, हमारा क्वालिटी चेक है, अगर इससे पहले कुछ हो जाए तो आप हमारे पास ले आइए और हम इसको क्या करेंगे, या तो रिपेयर करेंगे, और रिपेयर नहीं हो सकता तो रिप्लेस करेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वारंटी। तो अगर किसी डीड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, वारंटी डीड हो जाएगी। ऑल सेट। अच्छा अब इंक्लूसिव डीड, इंक्लूसिव बोले तो जिसमें आप, अच्छा आपने डेफिनेशन पढ़ी कंपनी लॉ में, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो जो नहीं करना है वो हटा दो, इंक्लूसिव में क्या होता है जो जो है वो ले लो। अच्छा एग्जैक्टली इंक्लूसिव डीड में क्या होता है, जो जो कंडीशंस कंप्लीट करवानी है वो सारे डाल दो, मतलब ये बाउंड्री वॉल डिसाइड करती है, बाउंड्री वॉल, कि आप क्या क्या कब कब कैसे कैसे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विस अग्रीमेंट, तो सर्विस अग्रीमेंट मान लो हमने किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट कंपनी सेक्रेटरी का अगर है तो उसको बताया जाएगा ना उसकी ड्यूटी क्या क्या है, तो क्या क्या कर सकता है, जो जो कर सकता है अगर वो लिखा है तो आपने क्या हुई है, इंक्लूसिव, और क्या क्या नहीं कर सकता वो लिखा है तो एक्सक्लूसिव। गॉट इट। और डीड कभी भी आइसोलेशन में एक टाइप की नहीं होती है, वो मिक्सचर होती है, जैसे डीड लॉफुल तो होगी, साथ में लेटेंट भी हो सकती है, साथ में वारंटी भी हो सकती है ना, मल्टीपल डीड्स एक साथ इंक्लूड हो सकती है ना। डीड विच कंटेन्स डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज
विच आर एक्सपेक्टेड वाइल इन ऑपरेशन ऑफ द डीड। तो आप जब कोई काम कर रहे हैं उस वक्त उसकी बाउंड्री डिसाइड किया जा रहा है कि कब कब कैसे कैसे काम किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डीड। ऑल सेट, समझ में आ गया? तो डिफरेंट टाइप्स हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो चलो फटाफट से एक बार डीड के टाइप रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 लॉफुल, नंबर 2 प्रिटेंडेड, नंबर 3 लेटेंडेड, नंबर 4 वॉलंटरी, नंबर 5 वारंटी एंड नंबर 6 इंक्लूसिव। ऑल सेट? उससे पहले के टर्म्स समझ में आ गए, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। ठीक है, थैंक यू।